तो हम लोगों के जो दादियाँ नानियाँ कहा करती थी कि ये घर हमें फलता है, ये शायद वास्तु से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ट्रबल देता है वो उनका बॉस होता है। तो कुछ ऐसा रेमेडी बता दीजिए उन लोगों के लिए जिससे कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और एक प्लेन क्रैश हुआ था 2019 में। 2019 में भी लोग मरे हुए थे। 2019 को जोड़ने पे कितना होता है? 9, 10, 11, 12, मतलब 3 होता है। 19 को जोड़ने पे 1 हो जाता है। उसके पहले हुआ था 2010 में। 2010 को जोड़ने पे भी 3 होता है। तो 5 प्लेन क्रैशेस में डेट की सिमिलैरिटीज है। जो घटना 2016 में हुई थी वही घटना 2025 में हुई थी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि जो लोग अंगूठियाँ पहन लेते हैं अलग अलग नगों की और सालों साल पहने रहते हैं जी, उसका क्या प्रभाव होता है? एक कहीं किताब मैंने पढ़ा था कि तितली भी अगर फड़फड़ाती है ना तो उसका इफेक्ट अर्थ में कहीं ना कहीं आता है। तो आप सोचिए कि जब आप किसी जानवर के साथ गलत कर रहे हो ना, आज नहीं भोगोगे, अलग बात है, कभी ना कभी उस भोगोगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई पॉडकास्ट में। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर RS न्यूमरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और सिग्नेचर के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे वेरियस टॉपिक्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि वेरियस टॉपिक पर आपकी क्या राय है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आजकल बहुत सारी पॉडकास्ट हो रही हैं। हम चैनल खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, तरह तरह की पॉडकास्ट अलग अलग विषय पर आ रही हैं। स्पेशली जब हम ऑकल्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट आ रहे हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि किसको माने और किसको ना माने। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करते हैं। कैसे डिसाइड करें कि किसको फॉलो करें और किसको ना फॉलो करें? जी, आजकल सही बोला आपने, बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पॉडकास्ट में बातें क्या हो रही हैं। अगर आप रामायण के युग में जाएं तो रावण जो है वो एक गुरु का या ब्राह्मण का रूप लेके आया था, और ब्राह्मण के रूप में उसने बोला कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमको बोलता हूँ ब्राह्मण को बाहर आके आपको खाना खिलाना है। ये मर्यादा होती है, यही सही तरीका होता है। और सीता जी ने अपने गुरु पे ट्रस्ट किया, ब्राह्मण का ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट को उन्होंने धोखा दिया, और फिर आपको रामायण तो पूरी मालूम ही है जी। तो ये कलयुग, उस रामायण के थ्रू ये बताना चाह रहे थे कि कलयुग में भी यही होने वाला है। कलयुग में भी गुरु के रूप में इस भेष में लोग आएंगे और इस भेष में आके इसी तरीके की बातें बोलेंगे। तो ये जो पॉडकास्ट है ये राहु का पूरा प्रकोप है। जो आज हम भी पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं एयर के थ्रू ट्रांसफर होगा, तो कलयुग में राहु का पूरा प्रयोग है, और उसमें आप कैसी क्या बातें कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। आप बहुत सारी पॉडकास्ट में देखेंगे जिसमें कई पॉडकास्ट में तो ये कहा गया है कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आप शुक्रवार के दिन शराब का सेवन कीजिए। जी। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह हैं, ये देवता हैं, चाहे राहु और केतु भी बोला जाएगा तो देवता है। इनको किसी को भी शराब नहीं चढ़ती, मदिरा नहीं चढ़ता, ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। लेकिन जिसको बताया उसका शुक्र थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा, वो और ख़राब हो जाएगा। तो ये जो बहुत सारी पॉडकास्ट है उसमें 90% पॉडकास्ट में जो बातें बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत गलत बता रहे हैं। वो डरा रहे हैं, 4 नंबर से 7 नंबर से रिलेट कर दे रहे हैं हर चीज़ों को, और फिर अपने हिसाब से न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के बता रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एक परेशान व्यक्ति उन पर ट्रस्ट कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, और वो और परेशान हो रहा है। अब लोगों को चाहिए फेम, उनको दूसरों की परेशानी से कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपने बनाए जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और लोग चलते जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है जो पॉडकास्ट फैल रहा है इस तरह से। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वास्तु के बारे में आते हैं, क्योंकि आपने बोला बहुत मिसकंसेप्शंस लोग फैला रहे हैं। तो वास्तु के लिए भी बहुत सारी रेमेडी आती हैं, यहाँ ये रख दीजिए, वहाँ वो रख दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी नॉर्मल आम पब्लिक के लिए कि वास्तु की ऐसी कौन सी 3-4 मिस्टेक हैं, कॉमन मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं और जिसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, तो जब वास्तुशास्त्र जब बना था तब लोग जमीन पे रहते थे, फ्लैट्स पे नहीं रहते थे। आप महाभारत के समय पे अर्जुन अपने फ्लैट पे तो नहीं रहते थे, या दुशासन अपने फ्लैट पे तो नहीं रहते थे। उस समय घर हुआ करते थे, और बहुत पहले जब वास्तुशास्त्र की जब रचना हुई और जब ये साइंस आया तब घर हुआ करते थे, फ्लैट्स नहीं हुआ करते थे। आज के ज़माने में जो लोग रहते हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं।
इसलिए वास्तुशास्त्र के बहुत सारे कंसेप्ट काम नहीं करते। लोग बोलते हैं हमने वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को दिखाया फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो स्टडी आपने कर रखा है वो आपने पहले के ज़माने के हिसाब से वास्तु की वही स्टडी के हिसाब से कर रखा है, और आज की डेट में वास्तु के हिसाब से घर चेंज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको भी अपने स्टडी को चेंजेस करना पड़ेगा समय के हिसाब से, अपनी स्टडी के बेस पे, डेटा के बेस पे। तो फ्लैट्स में जैसे आजकल रह रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी जो मेजर गलती कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत से ही बोलें घर की जो एंट्री है, तो सबसे पहली गलती क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो उनके शू रैक्स होते हैं वो सामने रखते हैं। तो जो वास्तु में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक कर रहे हैं लोग, घर के मुख्य दरवाजे से अगर हम शुरू करते हैं तो मुख्य दरवाजे से ही हर चीज़ की एंट्री होती है। आपके घर में कोई आएगा तो मुख्य दरवाजे से ही आएगा, तो सारी एनर्जीज भी वहाँ से आती है। लोग मुख्य दरवाजे में मिस्टेक क्या करते हैं, शू रैक रख देते हैं। अब शू रैक रखेंगे घर के बाहर में तो एनर्जी भी उसी तरह की आएंगी। फिर दूसरा क्या होगा, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर में बल्ब का होल्डर होगा, उस होल्डर में या तो बल्ब नहीं लगा होगा, अगर लगा होगा तो लोग जलाते नहीं क्योंकि पर्याप्त लाइट आ रही है गैलरी की, लेकिन बल्ब क्यों नहीं जलाते हो? अगर वो होल्डर बना हुआ है तो आप बल्ब जलाइए, क्योंकि वहीं से एनर्जीज आपके घर में आने वाली है। तो ये एक मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग डायरेक्शन का घर ले लेते हैं, जैसे साउथ के एंट्री वाला हो, वेस्ट की डायरेक्शन वाला एंट्री वाला। वैसे तो कोई रॉन्ग होता नहीं है, लेकिन अगर आप वैसी डायरेक्शन का लेंगे तो आपकी चीज़ों का प्लेसमेंट्स गलत हो जाएगा। साउथ का अगर डायरेक्शन का आप घर लेंगे तो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप बेड वहाँ रखोगे, मास्टर बेडरूम उसको बनाओगे, तो वो सोने के लिए अच्छी जगह नहीं, तो फिर आपको परेशानी जीवन में आएगी। तो ये इस तरीके की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लोग कर रहे हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं होने की वजह से उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाना और फिर चीज़ों की प्लेसमेंट्स प्रॉपर नहीं कर पाना। पर्दे अगर आपने गलत लगा दिए तो समझ लीजिए वो वॉल का रूप में काम कर रहे हैं, तो वो आपको गलत इफेक्ट देंगे कलर्स में। तो ये सारी मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं वास्तुशास्त्र में। सो यहाँ आपने बिल्कुल अपार्टमेंट्स के बारे में बात करी, तो यहाँ से मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि जो आजकल सब लोगों के पास अपना घर नहीं है, लोग पलायन करके गांव से शहर में आए हैं, और बहुत सारी जनता ऐसी है जो रेंटेड हाउस में रहती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्या उनके लिए वास्तु उस घर का काम करता है? जी, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रेंटेड हाउस ज़्यादा हम पे वास्तु का इफेक्ट करता है या हमारा खुद का घर हमारे गांव में है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर में लाइफ में ज़्यादा होता है। देखिए, जिस जगह पे आप रह रहे हो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका उसी जगह का होगा। आप जिस घर पे रेंट पे रह रहे हो, अगर उस घर का वास्तु खराब होगा तो आपके साथ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उस घर का वास्तु अच्छा होगा तो आपके साथ में चीज़ें अच्छी होने लगेगी। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कई लोग कोई घर पे शिफ्ट करते हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, नौकरी में प्रमोशंस आ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उस घर का वास्तु बहुत अच्छा है। और कभी कभी लोग किसी घर में जाते हैं और वहाँ पर से सब दुख होने लगता है, तबियत खराब होने लगती है, जॉब में इश्यूज आने लगते हैं, तो उस घर का वास्तु खराब होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो हम लोगों की जो दादियाँ नानियाँ कहा करती थी कि ये घर हमें फलता है, ये शायद वास्तु से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। वो जो बातें बोलते थे बिल्कुल करेक्ट है। कई लोग बोलते हैं ना कि ये घर मुझे फल गया, तो करेक्ट है वो बिल्कुल, कि घर या ये दुकान मुझे फल गया। एट बेस में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ का जो वाइब्रेशंस था, वहाँ की जो वास्तु था वो बहुत अच्छा था, इसलिए वो फल गया। तो वास्तु को ही कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन मन में आता है कि अगर कोई वास्तु करवाता है अपने घर में, सपोज आपने बोला वास्तु अच्छा और वास्तु बुरा, मान लीजिए मेरे घर में मेरी समस्याएं हैं कोई ना कोई और मैं वास्तु करवाती हूँ, तो जो वास्तु की रेमेडीज होती हैं, जो वास्तुकार आके हमारे यहाँ चेंजेस करते हैं, क्या उनका इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है हमें? जी हाँ, ऑकल्ट साइंस की एक खासियत है कि वो हर चीज एक समय पे रिजल्ट देती है। वास्तुशास्त्र जो होता है उसके रिजल्ट्स नॉर्मली 1 मंथ और 1.5 मंथ में दिखने लगते हैं। तो जब आप चेंजेस कराते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगले हफ्ते से मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर में वास्तुशास्त्र के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ओके, वास्तुशास्त्र से बात करते करते ही आपने बोला प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मन में ये क्वेश्चन आया कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ट्रबल देता है वो उनका बॉस होता है। तो कुछ ऐसा रेमेडी बता दीजिए उन लोगों के लिए जिससे कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। मैं बहुत ही छोटी और बहुत 100% जो इफेक्ट करने वाली रेमेडीज लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और बॉस से परेशान है उसके लिए बताता हूं मैं आपको। जिस भी व्यक्ति के बॉस उसको डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे रोज ह्यूमिलेट करता है, डोमिनेट करता है, डांटता है, फटकारता है, तो जाके वो व्यक्ति अपना सिग्नेचर चेक करे। ठीक है, सिग्नेचर में अपना जो पहला अल्फाबेट बना रहा है उसके बाद में कोई ना कोई अल्फाबेट या डिजाइन है वो उस अल्फाबेट से ऊंचा है। जैसे ये पहला अल्फाबेट है तो उस ये यहां से शुरुआत हुई तो उसके बाद वाला जो अल्फाबेट है उसकी हाइट ऊपर हो गई है। अगर इस वाली इसकी जो हाइट है
स्टार्टिंग से इनिशियल वाले अल्फाबेट से ऊंची है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बॉस के डोमिनेंस को फेस करना पड़ता है। ये व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। अपने सिग्नेचर का ये जो नीचे वाला पार्ट था पहला वाला, इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे। ओके, इतना कर दे, हार्डली 1 मंथ लगेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो बहुत ही इजी उपाय है, करा भी जा सकता है। पर बहुत सारे लेटर्स ही ऐसे होते हैं जो नेचुरली ऊपर जाते हैं, जिन्हें आप शायद अपवर्ड लेटर या जो भी आप उसे बुलाते हैं, मुझे शायद टर्म नहीं पता है। तो उसके केस में क्या करें? जैसे टी है जो जाएगा ही ऊपर। जी, तो इसीलिए आप जो पहला अल्फाबेट है उसको कैपिटल बनाइए और उसकी हाइट को आप ऊंचा रखिए। जैसे आर है, आपने इतनी सी बनाई और ऐसे करके एच को ऊपर किया, इसकी जगह आप आर को बहुत ऊंचा बनाइए और इसको नीचे रखिए। मतलब पहले अल्फाबेट की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, या वो जो भी डिजाइन बन रहा है उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। आप ये छोटा सा उपाय करिए, 100% ये ऐसा अचूक उपाय है, या तो आपका बॉस नहीं रहेगा या आप उस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको डोमिनेंस नहीं होगा, ये कंफर्म है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे हमारे दर्शक जिनको ये प्रॉब्लम है उसको ये उपाय जरूर सूट करेगा। आप जरूर ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा सपनों का घर बन जाए, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। जी, इंडिया की सपनों की नगरी कौन सी है? माया नगरी कौन सी है इंडिया की? बॉम्बे। और बॉम्बे कहाँ पड़ता है इंडिया के? वेस्ट में। वेस्ट में। तो आपकी जो सपने हैं वो वेस्ट में होते हैं। ओके, आप अपने घर का वेस्ट फाइंड आउट कीजिए, उस वेस्ट में एक अच्छे खासे घर की बंगलों की फोटो लगा दीजिए वहां पर। अच्छा। सिर्फ इतना सा उपाय करना है आपको। वेस्ट की वॉल पे एक बंगलों की फोटो लगा दीजिए, बढ़िया जो घर आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना के एक फोटो लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके सारे काम ऐसे होने लगेंगे कि आप कुछ ही सालों में आप घर खरीद लेंगे, खुद का घर बना लेंगे। तो वेस्ट वॉल में जस्ट फोटो लगाने से बात बन जाएगी? जी, वेस्ट विशेष का वॉल है। जरूरी नहीं है कि आप वहां घर लगाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, वहां पर आप किताबों की फोटो लगा दीजिए। आपको प्रमोशन चाहिए तो हैंडशेक की फोटो आती है, वो लगा दीजिए। कोई चैंपियंस की अपनी ट्रॉफीज वहां पर रख दीजिए। जो चीज आप वेस्ट में रखेंगे उस चीज का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, वो चीज की तरफ आप बढ़ने लगोगे। ओके, चलिए चलते चलते जॉब चेंज करने के लिए, क्योंकि आपने बताया बॉस का डोमिनेंस हटेगा और मान लीजिए जॉब ही चेंज करनी पड़ जाए, तो जॉब कैसे मिल जाए, हम चेंज कर पाए जल्दी से, उसका कोई क्विक उपाय बता दीजिए। जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज जो आती है घर में, वो आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आपको अगर जॉब नहीं लग रही है, आप दुनिया भर में सारे वेबसाइट्स पे आपने कर लिया, सारे कंसल्टेंट से बात कर ली और कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो एक रास्ता आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट आज आपको बताता है। आप एक काम कीजिए, एक अच्छा फाउंटेन में कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छा सा वाटर फाउंटेन लाइए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए और वहां पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस वाटर फाउंटेन को रख दीजिए और एक मिरर भी लगा दीजिए वहां पर। आपको 2 मंथ के अंदर में आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, ये कंफर्म्ड है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आपने हमारा सपनों का घर बनवा दिया, जॉब भी चेंज करवा दी, तो अब हमें इसका भी उपाय जरूर दीजिए कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाए। जी, अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो जो मैंने दिशा बताई आपको, वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर के जाइए, एक एक चीज को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या वहां पर चीजें रखी हुई है। वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक का बंद सामान तो नहीं रखा हुआ है, वहां पर टीवी तो नहीं है, वहां पर खेलने की चीजें तो नहीं रखी है, बैट बॉल हो गई या फिर कुछ और कुछ सामान हो सकते हैं जिससे खेलने वाली चीजें होंगी, या कोई टूटी हुई कुर्सी तो नहीं रखी हुई है। ऐसी कोई भी बंद चीजें अगर वहां रखी हैं, आप तुरंत हटाइए, वहां को क्लीन कीजिए। उस जगह पे आप क्या कीजिए, किताबों की फोटो और उनकी जो स्कूल बैग्स हैं और किताबें, वो वेस्ट वाली जगह पे रखना चालू कर दीजिए, वहां पर टेबल रख दीजिए, वहां पर रखना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके बच्चे का पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। तो क्या स्टडी टेबल भी हम वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं? स्टडी टेबल आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि वहां पर से थॉट प्रोसेस आते हैं अच्छे, लेकिन अपने जो सामान है, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो सामान होता है, उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। ओके। बच्चों की बात चली है तो सारी मम्मियों की एक ही फिक्र होती है कि हमारे बच्चों को नजर लग जाती है जी। तो आपके हिसाब से क्या बच्चों को नजर लगती है, और अगर लगती है तो उसका भी कोई जरूर रेमेडी बताइए। देखिए, नजर जो होती है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ ये बात को, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, नजर लगती है। आपको एक बहुत अच्छा सा वाक्य बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर एक मिसाइल राफेल जो है, एक विमान है, आया था, तब यहाँ के रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने, उस राफेल के जो टायर होता है उसके नीचे में नींबू और मिर्ची रखी थी ताकि उसको नजर ना लगे। तो लोगों ने बहुत उसका अपोजिशन किया।
एक अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि ये तो अंधविश्वास है। जब वो ये बता रहे थे जिस फोटो में कि राफेल के नीचे में नींबू रखा है, उनके हाथ में 5-4 अंगूठियां पहने हुए थे। तो आप सोचिए कि लोग खुद ही इस चीजों को मानते हैं, है ना, लेकिन दूसरों को बोलेंगे कि आप इस चीजों को मत बिलीव कीजिए। नजर बिल्कुल लगती है, आपके बच्चों को क्या, आपको खुद को अगर नजर लगती है कि जब भी आप कोई व्यक्ति ग्रो करता है, आगे बढ़ता है जीवन में और उसके साथ वाले उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस व्यक्ति को नजर लगती है। आप बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देखेंगे, सिंगर्स को देखेंगे जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, तो वो ग्रो करते हैं, 26-27 साल की एज में वो डेड भी हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ बहुत बुरा भी हो जाता है। ये क्या होता है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं रहते, उनके ग्रह भी उतने स्ट्रांग रहते, तो उनको नजर लग जाती है। बहुत सारे लोग, एक थ्योरी भी है मालूम आपको, जिसमें सिंगर्स को 27 की एज जो कहा गया है, उसमें लोग सारे सिंगर्स मर जाते हैं। अच्छा। ये एक थ्योरी है कहीं की फॉरेन की। तो वो होता क्या है कि नजर लग जाती है जब आप ग्रो करते हो, तो बच्चों को नजर लगती है। बच्चा अच्छा ग्रो करता है, सुंदर होता है दिखने में, अच्छी बातें करता है, तो लोगों की नजर लग जाती है। बच्चों को नजर लगाने से बचने का तरीका एक मैं बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ आपको। एक मेरा यंत्र है, मेरी वेबसाइट में भी है, इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। कुछ नहीं करना, उसकी फोटो निकालना है और उसको कटिंग कर लिए या फिर उसी फोटो को बना लेना है। उसको कहा जाता है सैटर एरोपो। ठीक है, सैटर एरोपो 4x4 का यंत्र जैसा होता है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स लिख रहे थे। आपको क्या करना है, उसका प्रिंट निकालना है या उसको बना लेना है, एक लॉकेट जैसा करके बच्चे के पास में रख देना है, टिफिन में रख दिए, गले में पहना दिए, कहीं भी पहना दिए, उसके पास में होना चाहिए। बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। मेरे को बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके उसके फीडबैक्स भी आ चुके हैं कि जब से पहनाया है बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, नजर नहीं लगती, तबीयत नहीं खराब होती है बच्चों की। अरे जरूर भाई, कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा आपने उपाय बताया, इजी भी है, बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। जी, मैं यही बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बड़े उपाय करने की, 1-1.5 लाख रुपए की पूजा करनी है, ये शांति करनी है। कोई भी चीज की बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। वास्तु में अगर कोई बोलता है ये दीवार का कलर खराब है, तो आपको दीवार का पेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने पर्दा लगा दीजिए दूसरे कलर का, 1000-2000 में वो काम हो जाएगा। यहाँ पर फाउंटेन नहीं लगा सकते तो 200-300 रुपए की फाउंटेन की फोटो लगा दीजिए, वो भी उतना ही वर्क करेगी। तो बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप कर सकते हो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं एंजल नंबर्स की तरफ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे 333 दिखाई देता है, 1111 दिखाई देता है, 555 दिखाई देता है। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो मुझे 1111 और 444 बहुत बार दिखाई देता है। तो ये क्या चीज है, इसको प्लीज समझाइए। जी, काफी सारे लोगों के साथ में ये घटना घटित होती है और ये महसूस करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको कोई नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 111 दिखाई देता है, किसी को 222 दिखाई देता है, 444, 888, 555, 666। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसे नंबर्स दिखाते हैं तो आप लकी हो, आपको कोई एंजल आपके साथ में है और आपको कुछ बताना चाहता है। ओके, है ना, आपके साथ कोई एंजल है, वो आपको बताना चाहता है। और ये जो नंबर्स है इनकी डेफिनेशन दी गई है, जैसे 111 हो गया तो नई कोई चीज आपके जीवन में आने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है ना। 222 दिख गया तो उसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में नया रिलेशनशिप आने वाला है। ठीक है, 333 हो गया मतलब आध्यात्मिकता की तरफ से भगवान आपके साथ जुड़ने वाले हैं या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। 444 हो गया मतलब कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, गॉड फादर टाइप का है जो आपके साथ जुड़ेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर जगह पे। 555 जो मेरा फेवरेट नंबर है, ये आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है, जॉब बिजनेस जो भी होगा उसके लिए। 666 भी ऐसे ही है, 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 888 अबंडेंस, मनी आने वाला है अचानक से कहीं पर। तो ये नंबर्स आपको समय समय पे दिखते रहते हैं। अच्छा है आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज होने वाली है। एक क्वेश्चन में जैसे कई लोग मानते हैं इंडिया में कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो चीजें खराब हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। एक्चुअली बिल्ली रास्ता काटती है तो चीजें खराब नहीं होती। बिल्ली स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है ना, तो बिल्ली हमको बता देती है कि आगे चीजें खराब होने वाली है, तो रास्ता काट के वो बताती है हमको। हाँ हाँ, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कैट्स हैं वो साइकिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है और बिल्ली रास्ता काटती है तो चीजें खराब नहीं होती है। बिल्ली हमको आगाह करती है कि चीजें खराब है, आप मत जाइए या काम मत इनिशिएट कीजिए। ऐसे ही सांप अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है, पता नहीं, हमें आप बताएं जरूर। सांप अगर रास्ता काट जाए, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो समझिए कि बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में घटना घटित होने वाली है। सांप क्या करता है, केचुली उतारता है अपनी और नया जीवन प्राप्त करता है। तो वैसे ही कुछ नया ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। अच्छा, तो अगर सांप रास्ता काट गया तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा है। अगर मेढक रास्ता काट जाए तो क्या होता है, पैसा आने वाला है आपके पास में। हाँ, ये ऐसा है। सारे एनिमल्स में साइकिक एनर्जी होती है, वो आपको बताते हैं
कि ये होने वाला है आपके साथ में। सो बस एक मन में क्वेश्चन अचानक से आ ही गया, हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स बहुत होते हैं इंडिया में, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या साइकिक एनर्जीज में? देखिए, स्ट्रीट डॉग्स आपने देखा होगा कि कई बार लोग, कोई घर में डेथ होने वाली रहती है तो स्ट्रीट डॉग 3-4 दिन पहले से रोना चालू कर देते हैं। आप देखना, तो उनका भी है, वो आपको आगाह करते हैं, कई चीजों को वो अपने ऊपर में लेते हैं। जानवर जितने भी है ना, वो आपके घर में जो भी बीमारी आ रही है ना, उसको ले लेते हैं। काऊ के बारे में खासकर ये कहा गया है कि जब तक काऊ आपके घर में रहेगी ना, कोई भी बीमारी आएगी ना, वो काऊ जो गाय है वो अपने ऊपर में ले लेती है। जितने भी जानवर है ना, जो जानवर तो बोल नहीं सकते, जानवर को बनाया गया है ताकि हम उनकी रक्षा करें, इंसान उनकी रक्षा कर सके, भगवान ने इसलिए भेजा हुआ है। हमने उनका रक्षा की जगह उनका भक्षण चालू कर दिया है। हम उनको बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, उनको मारने लगे हैं, परेशान करने लगे हैं। एक बात बताइए, जानवरों को अगर पेट भरा था तो किसी को परेशान करते हैं? नहीं करते कभी परेशान। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरों को परेशान करता है, जानवरों को परेशान करता है, और फिर जब उसका पेट भर जाता है तो इंसान को भी परेशान करना चालू कर देता है। जब पेट भर जाता है तो ज्यादा परेशान करता है। यस। अच्छा, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन ये आया, क्या सबको इस ऑकल्ट का ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि आप जैसी बातें बता रहे हैं, आम पब्लिक को तो नहीं पता, वो अपने जीवन में कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑकल्ट उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, या हमेशा एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए? जी, ये 150 करोड़ के देश में आज 130 करोड़ लोग परेशान हैं। हाँ। जानते हैं क्यों परेशान है? क्योंकि उनको अपनी विद्याओं का ज्ञान नहीं है। लोग इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे पास में सारे सॉल्यूशंस हमारे वेद पुराण सब में दिए हुए थे पूजा पाठ पे, लेकिन उनका ज्ञान ही नहीं है ना। अभी मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष से विष्णु राग्याति शिव ब्राह्मणोपि विधि पदाते सी तुम्हारा कल्पे वैश्वस मनवंते अस्तित्व में कलयुगे प्रतिपदम जोटने भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष से आर्यता का देशे। अब ये आपको मालूम है इसके बारे में? जी। तो बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे तो इसके बारे में नहीं मालूम होगा। और ये क्या है? ये है एक संकल्प मंत्र। मतलब आप कोई भी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं ना, तो जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे वो चीज होगी नहीं। ये हिंदू धर्म की किसी भी पूजा में लगाया गया, ये 99% लोगों को ये मंत्र नहीं आता है जी। तो सोचिए वो क्या पूजा करते होंगे। लोग सोचते हैं कि वो शिव जी में दूध चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, अमावस्या की रात है तो एक कपूर जला देंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे। एक्चुअल जो पूजा है उसको वो भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। लोग आज घर को कैसे एक्सटेंड करते हैं, ये जगह खाली है तो यहाँ बाथरूम बना देता हूँ, है ना। वो जब बाथरूम बना देते हैं तो हो सकता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो या कोई और डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो, जो अग्निकोण होता होगा, वहां पर आप बाथरूम बना दिए, वहां पर जल आने लगा तो आपके घर में पैसा रुक जाएगा, ठीक है, हेल्थ के इश्यूज आने लगेंगे। तो ऑकल्ट का थोड़ा ज्ञान लोगों को होना चाहिए। अब जब आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी ज्ञानी बन के आएगा और कुछ भी बताएगा आपको, और जब वो कुछ भी बताएगा तो आपको तो ज्ञान है नहीं, तो आप मानोगे, है ना। आप डॉक्टर नहीं हो, अब आपको कोई भी डॉक्टर हरी दे दे या पीली गोली दे दे, आपको तो खाना पड़ेगा क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो उसको। तो इसलिए हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान, अभी मैं किसी का देख रहा था, एक बार वीडियो देख रहा था, तो एक एक्ट्रेस है रत्ना शाह करके, तो वो बता रही थी अपना कि उनको किसी ने पूछा कि आप करवा चौथ का व्रत रखते हो, तो वो बोलती है कि मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं करवा चौथ का व्रत क्यों रखूंगी। उनका बाद में ही मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी। तो जो लेडी इंडिया के जो सही में प्यार का प्रतीक है करवा चौथ, जिसमें एक लेडी अपनी फीलिंग्स पूरी डाल रही है अपने पति के लंबी उम्र के लिए, उसको वो बिल्कुल नकार दे रही है। और वहां एक वैलेंटाइन जो बाहर से आया है वो सेलिब्रेट कर रही है, उसको प्रोपोगेट कर रही है। तो जब आप अपने धर्म को नहीं जानोगे, अपने चीजों को नहीं जानोगे, तो कोई भी आपको बरगलाएगा, आएगा और बोलेगा कि ये कैंडल जलाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपका काम हो जाएगा, और फिर आप अपने धर्म से पूरी तरह से भटक जाओगे। तो इसलिए हर किसी को ऑकल्ट का और अपनी जो संस्कृति है इसका ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए। ऑकल्ट के बारे में बात करते करते चलिए अब अपने डिस्कशन को हम सिग्नेचर की तरफ लेके चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे अपने सिग्नेचर कैसे करने चाहिए? जी देखिए, सक्सेसफुल और जो ऑर्डिनरी पर्सन है उन दोनों के सिग्नेचर में एक कॉमन फर्क होता है। उनके सिग्नेचर का जो एंडिंग होता है वो दिखाता है, दर्शाता है। आप अगर सक्सेसफुल लोगों के सिग्नेचर देखेंगे, एक तो उनके सिग्नेचर लंबे होंगे, दूसरे उनके सिग्नेचर अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, हमेशा बड़े होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और जो एंडिंग होगी वो थोड़ा घूम फिर के ऊपर की तरफ खत्म होगी। चाहे आप मार्क जुकरबर्ग का देख लीजिए, चाहे स्टीव जॉब का देख लीजिए, और जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने माइंड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एलॉन मस्क हो गया, वो अपने करके सिग्नेचर को ऊपर की तरफ करते हैं। ये एनर्जीज है,
मतलब आप एनर्जीज को अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हो, तो वैसे लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और जो ऑर्डिनरी पर्सन है, आप उनके सिग्नेचर्स देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे सिग्नेचर करते हैं, गोल घुमाते हैं, वहीं पर गोल सिमेंट रहना चाहते हैं वहां पर, और वैसी एनर्जीज के थ्रू वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं वो अपने जीवन में। तो मेरा ये सुझाव हमेशा रहा है, कहीं मानना ना मानना ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा काम है सुझाव देना एज ए सिग्नेचर एक्सपर्ट। आपको अपने सिग्नेचर्स बड़े करना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहिए, और एंडिंग जो है वो अपवर्ड के ऊपर खत्म करना चाहिए। इतना भी करेंगे, अगर आज अपने बच्चों को आप ऐसा करवाओगे तो आपके बच्चे, ये बात जरूर है कि सक्सेसफुल होंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों की बात जैसे ही आपने करी, तो आजकल बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हम सबके बच्चों के पास मोबाइल है। मोबाइल नंबर का आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हम बहुत सुन रहे हैं, तो क्या बच्चों के पास जो मोबाइल हैं उनके जो नंबर हैं, क्या वो उनकी परफॉर्मेंस पे, उसके सक्सेस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डालते हैं? जी, देखिए, मैं अगर आपको एक तरफ चॉइस रख दूं, आप खुद भी एक मदर है, तो मैं अगर चॉइस रखूं कि एक तरफ मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, और एक तरफ बोलता हूं कि आपके बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में डब्बा रहेगा, जीवन में सक्सेस नहीं पाएगा, और एक तरफ मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं या नहीं भी देता हूं, लेकिन आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी जिएगा, और मैं आपको चॉइस देता हूं दोनों में से एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? बच्चे का सक्सेस। बच्चे सक्सेसफुल ना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी बहुत सक्सेसफुल हो, भले वो कैसा भी जीवन जिए, जी। है ना। तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसको कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए, अपना और अपने हस्बैंड का, या कपल्स अपने दोनों का चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए, जो 5th डिजिट होता है मोबाइल का, मतलब जो 5वें नंबर पे जो डिजिट आ रहा है वो 4, 0 और 8 नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर 4, 0, 8 है, आप उसको चेंज कर दीजिए, है ना। अगर 1 रहेगा तो थोड़ा बच्चा एरोगेंट हो सकता है, वहां पर 3 आप रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। 5th डिजिट पे अगर आप ये नंबर रहेगा तो बेस्ट है, बच्चे में आप तुरंत चेंजेस देखोगे। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमको बच्चे हो ही नहीं रहे, अभी आजकल ये प्रॉब्लम भी हो रही है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स में वहां तो 4 होता है या तो 0 होता है। अगर उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप अपना नंबर चेंज कीजिए, ये प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। अब फिर से आपसे जब बात कर रहे हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे आपको टॉपिक, आपको खुद एक्सपर्ट हैं आप, तो अलग अलग विषयों पे हम भटक रहे हैं। तो वास्तु के बारे में बात करते करते मंदिर के बारे में मेरे मन में ख्याल आया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, जो कि कहा जाता है कि उचित दिशा है, फिर भी हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी, तो उसका क्या कारण है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वास्तुशास्त्र डेवलप हुआ था तब फ्लैट नहीं हुआ करते थे, लोगों के घर होते थे, घर में टॉयलेट भी नहीं हुआ करती थी, टॉयलेट दूर हुआ करता था, और ये जो मंदिर है ये घर के में ऐसी जगह पे हुआ करता था, सेपरेट जगह हुआ करती थी। अभी आज के जमाने में क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने फ्लैट तो बना दिया, अब फ्लैट में क्या है, रेड कलर की आपने चुन्नी चढ़ा दी। रेड कलर डिनोट करता है फायर तत्व को, तो आपका जो मंदिर है वो कोनिकल शेप में है और उसमें आपने रेड कलर की आपने चुन्नी चढ़ा दी, तो वो फायर तत्व को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके जीवन में क्या होता है, आपके फायर तत्व एक्टिवेट होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कि जल जगह है वहां पर फायर आने से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी स्टक हो जाती है। तो इस तरह, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है बहुत अच्छी बात है, तो वहां पर आप मंदिर में ज्यादातर ग्रीन कलर या ब्लू कलर का प्रयोग कीजिए, मोर पंख लगाइए, ग्रीन कलर रखिए, ब्लू कलर रखिए, तब आपको मंदिर फलेगा। अगर आपने रेड चुनरी, रेड कलर, रेड ज्यादा डाला, वहां पर रेड पटा रखा आपने, ये सब रखा, तो आपको परेशानी आएगी। और ज्यादातर लोग अपने मंदिर में रेड कलर की चुन्नी करके लगते हैं, शायद यही उनकी परेशानी का कारण है। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि जो मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, उनके मोबाइल नंबर में ऐसी कौन सी वाइब्रेशन है जो उनकी शादी नहीं होने देती, या अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देती हैं? जी, देखिए, लड़कियों के मोबाइल नंबर में जो 6th और 7th नंबर का जो नंबर होता है मोबाइल नंबर, वो मैरिज लाइफ को बताता है या मैरिज को बताता है। अगर वहां पर 4 आ जाए, 0 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, 7 एकांत को बताता है, मोक्ष को बताता है, अलग बताता है लोगों से। 0 नंबर मतलब तो शून्य होता है, 4 नंबर तो प्रॉब्लमेटिक नंबर है ही, जहां 4 आएगा वहां प्रॉब्लम हो गई। तो आपको ऐसा नंबर चेंज कर देना है। अगर मैरिज नहीं हो रही, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा मोबाइल नंबर लेना है जिसके 6th और 7th डिजिट नंबर पे आपका 6 नंबर आए, 66 नंबर आ जाए, बहुत जल्दी मैरिज होने के चांसेस हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, मोबाइल के अलावा मैं बताता हूँ, नाम में भी वाइब्रेशंस होते हैं जो मैरिज होने से हटाते हैं। जैसे लड़की के नाम में पा वाइब्रेशन आ गया, पारोमिता,
पारुल, है ना, पा साउंड आ गया, पा मतलब होता है पिता। तो ऐसी लड़की मायके में ज्यादा जाती है, मायके में बैठ के रह जाती है, या तो शादी लेट होगी, अगर शादी लेट भी नहीं हुई तो घर जाएगी तो मायके में ज्यादा भागती रहेगी, क्योंकि पा वाइब्रेशन उसको खींचता जाएगा। तो ये भी एक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकती है वो लड़की, अपना जो नाम है उसकी जगह पे अपना सिर्फ इनिशियल यूज करे और फिर सरनेम को यूज करे, तो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। ओके, सो मैरिज के लिए क्या कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस भी होते हैं? देखिए, मैरिज के लिए कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि मैरिज टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ये न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जितना कुंडली मिलान करते हैं उससे ज्यादा तरीके से अच्छा रिजल्ट न्यूमरोलॉजी देता है कि मैरिज टिकेगी नहीं टिकेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लड़के की और लड़की की डेट ऑफ बर्थ लेना है, लड़के की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देना है, एक सिंगल नंबर आ जाएगा। लड़की की पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देना है, एक सिंगल नंबर आ जाएगा। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो अच्छी रहेगी, शादी होगी, टिकेगी। नहीं होगा तो फिर डिवोर्स हो जाएगा, इश्यूज हो जाएंगे, है ना। मैं कुछ नंबर्स बोल देता हूं, उन नंबर्स का वैसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे लड़का या लड़की का पूरा जोड़ने पे 1 आ रहा है तो उसको 3 या 9 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो 8 वाले के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3 आ रहा है तो 1 वाले के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। 4 आ रहा है तो 5 और 9 उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। 5 है तो 4 वाले के साथ नहीं करना चाहिए। 6 नॉर्मली किसी के साथ में भी कर सकते हैं, पर 7 अवॉइड करना चाहिए 6 वालों को, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 आया तो 8 को 4 और 2 से अवॉइड करना चाहिए, और उसके बाद में 9 आया तो 9 को 3 अवॉइड करना चाहिए और 4 अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया डेस्टिनी नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़ दो, आप लड़के का लड़की का डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दो, दोनों को चेक करो। अगर दोनों में ये जो मैंने नंबर बोले अगर ये आ रहे हैं तो उनमें शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज बाद में इश्यूज होंगे या फिर डिवोर्स भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं। सर, बहुत सारे लोग अपने सिग्नेचर करते हैं और उसमें डॉट्स लगाते हैं, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें? देखिए, डॉट्स क्या होता है, डॉट्स अगर आप कहीं पे लगाते हैं, जैसे मैंने एक प्लेन पेपर है उसमें डॉट लगाया, तो डॉट का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, है ना। डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है हर चीज रुक जाना। तो लोग अगर अपने सिग्नेचर के बीच में डॉट लगाते हैं, जैसे मैंने R.न्यूमरोलॉजिस्ट, R.S.न्यूमरोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। तो ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉबलेस हो जाएंगे अचानक से। बिजनेस अगर चल रहा है तो बिजनेस का ठप्पा बैठ जाएगा एकदम से। तो कभी भी अपने सिग्नेचर के बीच में एंड में डॉट नहीं लगाना है जी। आप डॉट नीचे लगा सकते हो, सिग्नेचर ऐसे किया, लास्ट में नीचे में डॉट लगा दिया, नीचे की तरफ आप डॉट लगा सकते हो, और नेचुरल डॉट्स लगा सकते हो, जैसे आई के ऊपर में डॉट्स होता है जी। तो वो डॉट आपको लगाना है। अगर वो डॉट नहीं लगाओगे तो बहुत बारीकी से आप हर चीजों पे नहीं जा पाओगे, तो आपको हर चीज बारीकी से पकड़नी है, तो वो डॉट्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है डॉट्स का, कभी सिग्नेचर के बीच में डॉट नहीं लगाना। सर, ये नंबर्स जो हैं 1 to 9 नंबर्स जो हैं, या 0 to 9 जो नंबर्स हैं, आजकल सब जगह इसके बारे में बात हो रही है। अभी आपने अपनी पॉडकास्ट में बताया कि कौन से नंबर्स के कॉम्बिनेशन किसी की शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छे हैं या नहीं है। तो ये एक्चुअली हमारी लाइफ में प्रभाव कैसे डालते हैं? देखिए, नंबर्स हमारे आसपास घिरा हुआ है, हर नंबर हमको प्रभाव देता है ना। आपके अभी जैसे पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अभी दावे के साथ एक एग्जांपल के तो प्रूफ करता हूं आपको। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपना मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप में चेक कीजिए, व्हाट्सएप में सर्च कीजिए 55 नंबर या 33 नंबर। तो जिनके भी उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितनों भी 55 नंबर होगा वो ऊपर में आ जाएंगे। आप चेक कीजिए, अगर किसी के लास्ट में 55 है या 33 है और उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, वो लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, पैसे वाले हैं, है ना। आपके नोन है, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप पाएंगे कि वो लोग बहुत सक्सेसफुल है। दूसरा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आपका जो भी घर में आप जहां रहते हैं फ्लैट में, आपके आजू बाजू में ऐसे घर होंगे जिसको जोड़ने पे 4 आता है। जैसे मान लीजिए आप फ्लैट नंबर 205 पे रहते हो, तो 205 मतलब 2 + 5 7 हो गया, तो आपके आजू बाजू में 202 भी होगा, है ना। या फिर कुछ और नंबर जोड़ के होगा जो उसको जोड़ने पे 4 आता होगा। तो ऐसे घर के सामने में आप देखिएगा, अगर आप उनको जानते हैं तो बात कीजिए, उनके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा घिरी होंगी। तो नंबर्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी मंथ जो चल रहा है, तो अभी गर्मी की छुट्टी लगी थी, तो बहुत सारे लोग छुट्टियों पे गए थे, तो कई लोगों की छुट्टियों में खराब वो आए होंगे, मतलब वहां गए होंगे तो कुछ बेकार एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, दिक्कतें हुई होंगी, परेशानी हुई होंगी। तो जो लोग छुट्टियों में गलत डेट में जाते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो गलत डेट को स्टार्ट करते हैं अपनी छुट्टियां, उनके जीवन में बहुत परेशानी, उनको मतलब उनकी जो जीवन नहीं बोलूंगा, उनकी जो टूर है उसमें परेशानी आती है। अगर आप 12 तारीख को जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, आप जैसे 12 से लेकर 17 तक की ट्रिप में जा रहे हो, तो आपने 12 को इनिशिएट किया, 12 का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में विक्टिम ऑफ सेक्रीफाइस। तो उसमें क्या होगा, आपको होटल वाला कहीं कोई ज्यादा पैसे ले लेगा, कोई
ट्रेवलिंग वाला ले लेगा, कहीं पर आप सेक्रीफाइस करोगे, आपको लूट लेगा कोई ना कोई करके। 13 पे जाओगे तो कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, अचानक बारिश में कहीं फंस जाओगे, कहीं कुछ बेकार आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे आपके, है ना। 16 पे जाओगे पूरा ट्रिप अच्छा रहेगा, लौटते समय आपको दिक्कत आएगी, लौटते समय बहुत ही बेकार कुछ ना कुछ हो गई, ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई। वहीं अगर आप अच्छी डेट्स को गए, जैसे 10 को स्टार्ट किया आपने अपनी जर्नी, 21 को स्टार्ट किया आपने अपनी जर्नी, है ना, 23 को स्टार्ट किया तो या 6 को स्टार्ट किया, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी। अभी आप अपना निकालिए टिकट्स पुरानी और देखिए कि उस समय मेरे एक्सपीरियंसेस खराब थे इतने साल पहले, तो उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आपने तो जैसे बताया इस हिसाब से मुहूर्त अगर ना भी निकाल पाए तो हम सीधे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी डेट देख लें और अपनी ट्रैवल को शुरू कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी डेट स्पेसिफिक भी होती है जो बिजनेस मीटिंग के लिए फ्रूटफुल हो? जी, बिजनेस मीटिंग भी अगर आप अच्छी डेट्स को करते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपकी जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा जाएगा, है ना। अगर अच्छी डेट्स में देखा जाए तो 1 है अच्छी डेट है, उसके बाद 3 अच्छी डेट है, 5 अच्छी डेट है, 6 अच्छी डेट है, 10 अच्छी डेट है, 7 अच्छी डेट है, फिर उसके बाद 14, 15 अच्छी डेट है, 21 अच्छी डेट है, 19 अच्छी डेट है, 23, 24 अच्छी डेट है, 25 भी अच्छी डेट है, 27 अच्छी डेट है। मैंने जितने डेट्स के नाम दिए ये बहुत अच्छी डेट्स हैं। इनमें अगर आप बिजनेस मीटिंग करेंगे तो आपको बिजनेस मीटिंग सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सर, जैसे कि आपको जाना जाता है रेमेडियल न्यूमरोलॉजिस्ट की तरीके से ना, तो मान लीजिए आपने इतने सारे डेट्स के नंबर अभी बताए हम लोगों को, पर बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये डेट्स को फॉलो करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसा क्या करें जो अनफेवरेबल डेट्स हैं उनमें भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाए? अगर आप अपने जो आपने डेट्स हैं अनफेवरेबल डेट्स को ही हो रहा है वो बिजनेस को, तो आप माइंडसेट बना के चाहिए कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, चांसेस कम हो जाएंगे आपके। तो हर चीज तो आप नहीं बदल सकते ना, क्योंकि बनाया तो विधाता ने इस धरती को है, तो आप समझ लीजिए कि वो चीज नहीं बदल पाएगी, है ना। अभी एक बीच में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जी, आपको लगा होगा ना कि एकदम से प्लेन क्रैश कैसे हो गया। उसके बाद बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि उस दिन 9 था, 2 था, कॉम्बिनेशन था, तो उसी महीने में दोबारा वही कॉम्बिनेशन आ रहा है। 12 तारीख को 3 और 9 का कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, तो वो 21 तारीख को भी आएगा और 30 तारीख को भी वही कॉम्बिनेशन आएगा। तो 21 को क्यों नहीं हुआ, 30 को क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, हर जगह पे ये रीजन नहीं चलते। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अभी चैट जीपीटी पे सर्च कीजिएगा कि एयरप्लेन क्रैशेस इंडिया इन लास्ट 20 ईयर्स, तो आप देखेंगे मेजर जो एयरप्लेन क्रैशेस हुए वो कब कब हुए मालूम आपको? 5 बार हुए। अच्छा, ये 2025 में हुए। 2025 को जोड़ने पे कितना होता है? 9 होता है। 25 को जोड़ने पे कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। इसके पहले 2016 में हुआ था क्रैश। 2016 में भी सेम तरीके का क्रैश हुआ था, उसमें 30 लोग डाई हुए थे। बे ऑफ बंगाल में एक प्लेन था, AN-32 नाम से प्लेन था, वो क्रैश कर गया था, है ना। तो देखिए आप कितना मैच करता है, वो भी इसी समय पे के लगभग में हुआ था। और एक प्लेन क्रैश हुआ था 2019 में। 2019 में भी लोग मरे हुए थे। 2019 को जोड़ने पे कितना होता है? 9, 10, 11, 12, मतलब 3 होता है। 19 को जोड़ने पे 1 हो जाता है। उसके पहले हुआ था 2010 में। 2010 को जोड़ने पे भी 3 होता है। तो 5 प्लेन क्रैशेस में डेट की सिमिलैरिटीज है। जो घटना 2016 में हुई थी वही घटना 2025 में हुई थी, है ना। अभी आपसे कोई पूछता है कि 2026 कैसे जाने वाला है, इसका आंसर उनके पास खुद ही है। उनसे पूछो 2017 कैसा गया था आपका। 2017 को जोड़ने पे 7 और 1 को 8 होता है। जैसा 2017 गया था, आपको नई अपॉर्चुनिटीज आई थी, 2026 में भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर 2017 में आपको दिक्कतें हुई थी तो 2026 में भी आपको दिक्कत होगी। हो सकता है अपॉर्चुनिटी थोड़ी छोटी आए, पहले ज्यादा आई थी, या कम आए या ज्यादा आए, मतलब उसका मापदंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैसा घटनाएं घटित होंगी आपकी। न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम करती है। जी, तो न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम करती है, हमें समझ में आता है, पर एस्ट्रोलॉजी भी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है, तो उसका भी तो इम्पैक्ट हमारे जीवन पर आता ही होगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से? इंडिया से ही आई है जी, हिंदू धर्म से आई है। इंडिया का जो कंसेप्ट है, हिंदू धर्म का कंसेप्ट है, कर्म जो किया है वही फल मिलेगा आपको। ये जो पूजा करवा रहे हैं, अंगूठी पहना रहे हैं, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं। अब आपको पूछूं कि पत्थर काम करते हैं कि नहीं करते, क्या है आपका आंसर? मेरा टेक तो ये है कि जो फेथ करते हैं उनके लिए काम करते हैं, और जो फेथ नहीं करते उनके लिए काम नहीं करते हैं। जी, बाकी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। पत्थर काम करते हैं, लेकिन पत्थर कैसे काम करते हैं? अगर कोई प्लैनेट, अच्छे से सुनिएगा, अगर कोई प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है और उसका टाइम पीरियड चल रहा है, उसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है, और वो फेवरेबल है लेकिन वो पावरफुल नहीं है, मतलब वो आपसे इतना दूर था वो प्लैनेट कि उसकी रोशनी नहीं आ रही आपके पास में। अच्छा,
तब उस समय पे वो पत्थर उसके एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है, तब वो काम करता है। ओके। ठीक है। अगर कोई प्लैनेट आपके नॉन फेवरेबल है और उसका पत्थर अगर आपने पहन दिया तो वो आपका जो परेशानी है उसको इतना था तो इतना और बढ़ा देगा। तो सिर्फ फेवरेबल प्लैनेट जो है वो उसका टाइम पीरियड अगर चल रहा है और तब आप वो पत्थर पहनोगे तो ही वो पत्थर काम करेगा। और पत्थर काम कैसे करता है? पत्थर कैसे काम करता है कि पत्थर के आपके एक शीशा है, रेड कलर का शीशा है, यहां से लाइट क्रॉस करोगे तो इधर कौन सी लाइट आएगी? रेड आएगी। ठीक है ना। पत्थर कलर्स में होते हैं, येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, उसके ऊपर से लाइट पड़ती है और आपने की उंगली में जाके वो लाइट टच करती है तो वो कलर्स आपकी बॉडी में कंटिन्यूस आता रहता है, उसकी वजह से वो इफेक्ट आता है। लोग पूछते हैं कि इतने से लाइट से क्या हो जाएगा? अगर एक कमरे में, एक बाथरूम में, एक बाल्टी में एक एक बूंद भी पानी गिरती रहेगी ना तो 2 दिन में वो बाल्टी भर जाती है पूरी। तो 24 घंटा अगर आपने अंगूठी पहनी हुई है ना, उसका कलर आपके अंदर में कंटिन्यूसली आ रहा है, इसलिए वो पत्थर ऐसा असर देता है ना। तो पत्थर काम करते हैं। तो वो सिर्फ आपका अच्छा लिखा हुआ था उसको और अच्छा कर रहे हैं, आपके बुरे को नहीं बदल रहे। और बुरे को बदलने का कंसेप्ट हिंदू धर्म में है ही नहीं। पूजा करने से, ग्रह करने से, शांति करने से थोड़ा सा कम होता है, बाकी बदल नहीं सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट नहीं, न्यूमरोलॉजी बदल देती है। और मेरा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये धर्म है कि मैं रेमेडिएशन करूं। जो लोग मेरे पास परेशान होके आए हैं उसकी प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्यूशन करना है, तो इसलिए मैं लगा रहता हूं। और इसलिए मेरे को रेमेडिएशन में इंटरेस्ट है, प्रेडिक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वेरी वंडरफुल। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि जो लोग अंगूठियां पहन लेते हैं अलग अलग नगों की और सालों साल पहने रहते हैं जी, उसका क्या प्रभाव होता है? जो सालों साल पहने थे तो जब जब उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आएगी तब वो अंगूठी अच्छे से असर करेगी, अदरवाइज वो एक ऑर्नामेंट ही है और कुछ नहीं है। ओके। और जो लोग बहुत सारे नग एक साथ पहनते हैं? बहुत सारे नग पहनना नहीं चाहिए। वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत सारे। देखिए, सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं तो वो जो भाव उसको रिप्रेजेंट करता है उसका प्लैनेट का आपको अंगूठी पहनना चाहिए। अगर आपके जॉब बिजनेस में इश्यूज आ रहा है तो 10वां भाव या 11वां भाव है, उसके आपको प्लैनेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, सिर्फ उसके प्लैनेट्स को पहनिए आप। बहुत सारे नहीं पहनने चाहिए। सर, बहुत सारे लोग सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर को देख के क्या हम पहचान सकते हैं कि ये जो सामने वाला बंदा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सिग्नेचर से आप व्यक्ति के बिहेवियर को पकड़ सकते हो, बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। एक छोटा सा टिप बताता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। आप सिग्नेचर में वो जो अल्फाबेट बना रहा है, वो तोड़ के तो नहीं बना रहा है। अच्छा। जैसे ये बी है, बी को ऐसे भी बना सकते हैं और एक लाइन खींच के आगे ऐसे कर सकते। तो आप जब लेते हो लेंस लेते हो और लेंस से जब आप देखते हो तो आपको वहां गैप दिख जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर में अपने अल्फाबेट को तोड़ तोड़ के बनाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति पे आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये व्यक्ति की झूठ बोलने की फितरत है ना। अगर पहला अल्फाबेट पीछे की तरफ में है, मतलब ऐसे करके रहा है और वो बहुत खराब बन रहा है, तो उस व्यक्ति का बिहेवियर का इशू है ना। वो भले ही आज शादी हो रही है, रिश्ता आया आपके लिए, ठीक है, और उस शादी के समय पे वो बहुत अच्छा दिख रहा है व्यक्ति, बाद में पता चल रहा है कि पर्सन बहुत एग्रेसिव है, मारता है, पीटता है और बहुत खराब स्वभाव का है, तो ये आप सिग्नेचर से पकड़ सकते हो। आप सिग्नेचर एनालिसिस करवाइए, देखिए कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, और वो करवा के आप जान सकते हो उसके बारे में। ये सिग्नेचर में बहुत फायदा मिलता है इस चीज का। तो सर, क्या बहुत सारे लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, कई लोग खाली सरनेम लिखते हैं और कई दोनों चीजें लिखते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए, सिग्नेचर में जो नाम है, आपका जो भी नाम है, वो नाम आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, और सरनेम आपकी फैमिली को, आपके कलीग को, आपके वाइफ को, आपके फादर को, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपना सिर्फ नाम का इनिशियल लिखते हो और सरनेम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, तो आपका समाज में आपका नाम कैसा है उस पर ज्यादा वो आप डिपेंड करते हो। आप थोड़े अपने पुराने ख्यालों को सोचते हो, अपना जो नाम होता है ना, मतलब जो परिवार का नाम होता है, उस पर ज्यादा बिलीव करते हो, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप सिर्फ अपना नाम लिखते हो, ऊपर की तरफ बढ़ते हो और सरनेम का छोटा सा पार्ट लिखते हो, तब आप अपना कुछ बनाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो आप। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, कई लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब के लिए मुंबई जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, मेरे को वापस भोपाल जाना है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मैं वापस इंदौर जाना चाहता हूँ। मैं पुणे का रहने वाला हूँ, मैं वापस पुणे जाना चाहता हूँ। कभी नहीं जा पाती जिंदगी भर। उनकी जिंदगी 20-22 साल, 25 साल से, जब से उन्होंने नौकरी करी है, 45 साल तक वो यही बोलते रहते, मेरे बस एक बार मेरी लाइफ सेट हो जाए, मैं वापस चले जाऊंगा अपने गाँव में। और वो कभी नहीं जा पाते। वो क्यों नहीं जा पाते? उनके सिग्नेचर में अभी आप चेक करवाएंगे ना तो एक चीज दिखेगी आपको। जो लोग अपने नाम के साथ में अपना सरनेम लिखते हैं, ओके, सरनेम को प्रेफरेंस देते हैं, सरनेम को लिखते हैं, ऐसी एनर्जीज बनती है, ऐसी वाइब्रेशन बनती है कि वो अपने घर वापस पहुंचते हैं।
अच्छा। चाहे जॉब लगे या घर के आसपास पहुंच जाते हैं। और जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो अपने घर से दूर रह के ही जॉब करते हैं। ओके। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग। मॉडर्न वास्तु में बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो घर में एक्वेरियम रखने की सलाह देते हैं। एक्वेरियम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इस पर आपका क्या टेक है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको मैं एक कमरे में बंद कर दूं, सारी सुख सुविधाएं दूं, 56 भोग लगा के दूं आपको, आपके अंदर से फीलिंग्स कैसे निकलेगी? अच्छी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फ्री। कोविड में गवर्नमेंट सब कुछ दे रही थी, घर आ रहा था, खाने को, ऑनलाइन सब कुछ था, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, बस खाली। कितना परेशान हो रहे थे लोग, बहुत ज्यादा। पुलिस मार रही थी फिर भी लोग बाहर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको घर बंद कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था मैं बाहर जाऊं थोड़ा, ठीक है ना। एक्वेरियम में या किसी भी जानवर को आप जब बंद करते हो ना, उसके अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं निकलती, वो जो खराब फीलिंग्स निकलती है वो वाइब्रेशन आपके घर में जाएगी ही जाएगी। ओके, और वो कहीं ना कहीं, छोटी मछली है, छोटी वाइब्रेशन हल्की असर करेगी, वो कभी ना कभी आपको असर करेगी और आपके जीवन में परेशानी या कुछ ना दुख दर्द किसी न किसी रूप में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और काउंटर क्वेश्चन मन में ये आता है कि बहुत सारे लोग पेट्स रखते हैं, जिसमें फिशेस को भी एज अ पेट ही रखते हैं, कैट रखते हैं, डॉग रखते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन कैसी है और हमें कैसे समझना चाहिए? देखिए, डॉग्स तो खुश रहते हैं, हाँ। क्योंकि डॉग पूरे घर में घूमते हैं, फिर उनको सुबह शाम दोनों बार घुमाने ले जाया जाता है, उनके खाने की बच्ची है, वो तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। डॉग क्या, एक बच्चा है, तो बच्चे जैसे रख रहे हैं उसको, तो बहुत खुश है, गाड़ी में बैठ के घूमने जा रहा है। मछली को, एक्वेरियम को तो घुमाने नहीं ले जा रहे हो ना आप, उसको तो एक छोटी सी जगह में पैक करके रखा है ना। अगर आप एक बहुत गलत चीज जो लोग करते हैं, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता है, चिड़िया को लोग, एक चिड़िया जो चीज बनी है उड़ने के लिए, उसको लोगों ने उसमें रखा हुआ है, पिंजरे में रखा हुआ है। तो जब वो वैसी वाइब्रेशन उससे निकलेंगी ना, वो आपको असर जरूर करेंगी। एक कहीं किताब मैंने पढ़ा था कि तितली भी अगर फड़फड़ाती है ना, तो उसका इफेक्ट अर्थ में कहीं ना कहीं आता है। तो आप सोचिए कि जब आप किसी जानवर के साथ गलत कर रहे हो ना, आज नहीं भोगोगे, अलग बात है, कभी ना कभी उस भोगोगे। खाने में जो है ना, आज की डेट में कोई भी चीज को आपने इजी कर दिया है बहुत, जैसे नॉनवेज का प्रचलन जो बन गया है वो बहुत गलत है। उस जो आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपको असर जरूर देगी, कहीं ना कभी बहुत बुरा असर देगी। आप एक बार बताइए, ये मेरा हाथ है, मैंने इसमें एक सुई चुभ गई, दर्द हुआ। आप एक बात है, किसी जानवर को सुई चुभेंगे तो उतना ही दर्द होगा कि कम होगा? उतना ही होता है ना, उतना ही होगा, है ना। इतना समझ अगर आपके अंदर में आ गया, हाँ। जिस दिन आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन आप ये समझ जाओगे दूसरे की परेशानी क्या है, उस दिन आपकी खुद की परेशानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप, दूसरों की परेशानी समझना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से जो पेट्स जिन्हें हमने केज करके रखा है, जिनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो नहीं रखने चाहिए, पर जो पेट्स मूवमेंट कर पा रहे हैं, जिनका हम ध्यान रख पा रहे हैं, उनको हम अगर घर में रखें तो कोई हर्ज नहीं है। जी, इसके लिए बहुत अच्छी एक कहानी है कि एक कोई भक्त था, उसके घर में कुछ लोग लुटेरे आ गए और अपने परिवार को बचाने के लिए उसने क्या किया, उनकी मतलब वो लोग नहीं तो उनके परिवार को मार देते, तो उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, अब उसने भगवान से पूछा कि ये जो मैंने हत्या किया, ये गलत किया कि सही किया? तो भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया, ये आप अपने आप से पूछो। तो अब इसका कोई उत्तर नहीं आया इस कहानी में, लेकिन यही चीज होती है कि जब भी आप कोई चीज करते हो ना, आप खुद से पूछो कि वो काम सही है कि नहीं गलत है। आप जब खुद से पूछोगे तो आप समझ जाओगे कि आपने जो डॉग पाल रखा है ना, उसकी लाइफ आपने बहुत अच्छी कर रखी। जो आपने ये रखा हुआ है ना, चिड़िया को रखा है या फिर आपने फिश को रखा हुआ है ना, उसकी लाइफ को आपने खराब करके रखा है। तो ये चीज है। जी जी जी। ऑकल्ट की एक और ब्रांच है जिसे हम टैरो रीडिंग कहते हैं। आपके हिसाब से टैरो क्या काम करता है? क्या उसको हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से कंपेयर करना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, आपने कई मूवीज देखी होगी पुरानी, ठीक है, जब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरे को इससे शादी करनी कि नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर होता क्या है, भगवान की वहां से एक माला गिर जाती है, कोई कुछ लाता है। तो बहुत सारी मूवीज हैं, है ना। जी। तो इन मूवीज में ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन वहां से इंडिकेशन दिया हुआ है। जी। जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हो, इस यूनिवर्स में पूछते हो, आप सामने से पूछते हो, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन होता है यूनिवर्स में। तो ये जो प्रश्न होता है ना, इसका उत्तर वहीं पास में होता है। टैरो उसका माध्यम है, वो आंसर को उठा के लाता है। ठीक है, अब लोगों का ये सवाल रहता है, टैरो में अगर आंसर ऐसा रहता है तो दूसरी बार टैरो उठाएंगे तो क्या सेम आएगा? क्या, वो तो आएगा नहीं, वो तो इतने सारे कार्ड्स होते हैं तो वो तो सेम आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, टैरो जो है ना, वो फीलिंग्स पे काम करती है। ठीक है ना, आप जब हाथ जोड़ के भगवान से
या उस एनर्जी से मांगते हो, तो पहली बार में वो आपको करेक्ट आंसर देता है। आप जो प्रश्न पूछोगे ना, टैरो में अलग अलग तरीके के कार्ड है, उससे रिलेटेड ही उसका वो आता है जो है। और जब वो बिना किसी बायस्ड होके जवाब देता है टैरो कार्ड रीडर, तब वो करेक्ट आंसर होता है। टैरो कार्ड रीडर में शक्ति होनी चाहिए, उसको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अगर वो अपने आप को रखता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है टैरो कार्ड में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स में टैरो बहुत फेमस है। वो लोग एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा टैरो पर बिलीव करते हैं, ऐसा पाया गया है। आप देखिए जो आजकल के एस्ट्रोलॉजी और वाले जो ऐप हैं, उनमें भी ज़्यादातर टैरो रीडर्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारे यंगस्टर्स क्वेश्चन लेके आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका ये क्लैरिफिकेशन टैरो के प्रति और लोगों का बिलीफ को स्ट्रॉन्ग ही कर देगा। जी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ऑकल्ट साइंस और स्पिरिचुअल साइंस में क्या डिफरेंस है? जी, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जॉब में, रिलेशनशिप में परेशान होते हैं और सोशल मीडिया में वो ढूंढते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, तो जो भी उनको स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी ज्ञान मिल जाता है उसमें वो जुड़ जाते हैं, है ना। और वहाँ जुड़ने के बाद में वो स्पिरिचुअल साइंस में जुड़ते हैं। जितने भी बाबा हैं, महात्मा हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं या फिर जो बात बोल रहे हैं, वो सब स्पिरिचुअल साइंस है। ऑकल्ट साइंस क्या है? एक प्रैक्टिशनर है। ऑकल्ट प्रैक्टिशनर क्या है? उनको एक टेक्निक मालूम है, यूनिवर्स की टेक्निक मालूम है, उस टेक्निक से वो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। स्पिरिचुअल से क्या होता है? स्पिरिचुअल से सिर्फ आप अपने आप को रिलीजियसली ग्रो करते हो, अपने माइंड को ग्रो करते हो स्पिरिचुअल वे में थिंकिंग करने के लिए। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं? इसको मिक्स कर देते हैं। स्पिरिचुअल साइंस अलग है, ऑकल्ट साइंस अलग है। स्पिरिचुअलिटी में कोई गुरु है, वो आपको ज्ञान दे सकता है कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे खाना है, भगवान को कैसे मानना है, पूजा कैसे करनी है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑकल्ट साइंस जो प्रैक्टिशनर है वही दे सकता है। सर, बहुत सारे लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, पर क्या ये रियली डेंजरस है बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के, विदाउट प्रॉपर नॉलेज के ऑकल्ट प्रैक्टिस करना? जी हाँ, ऑकल्ट साइंस को अगर आप विदाउट किसी नॉलेज के, गाइडेंस के करते हो यूज, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। स्पेशली न्यूमरोलॉजी, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अल्फ़ाबेट को इधर उधर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल है अभी अभिषेक बच्चन नाम से जानते थे हमने उसका नाम अभी जो देखा है मूवी में, वो आने लगा अभिषेक ए बच्चन। शायद 21 या 22 में उन्होंने चेंज किया था। अच्छा। है ना। अभिषेक ए बच्चन के होने के बाद में क्या हुआ, उनकी जितनी भी मूवीज आई काफी हद तक हिट रही। ब्रीद आया, 10वीं पास आया, और भी 2-3 मूवीज आई, सारी हिट हो गई। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में ऐश्वर्या राय के साथ में उनके सेपरेशन के केस सुनने लगे हम लोगों ने, है ना। तो यही है कि एक अल्फाबेट इनको इसमें ग्रो कर दिया, करियर वाइज ग्रो कर दिया, लेकिन रिलेशनशिप बिगाड़ दिया। तो ये बहुत डेंजरस होता है। जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है, आर के बाद आर कभी नहीं आना चाहिए। और ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर के बाद आर डाल देते हैं, है ना। और जैसे इरफान खान का मैंने एग्जांपल दिया कि IRFAN के आदमी को आपने IRRFAN कर दिया, क्या हुआ, 1.5-2 साल के अंदर कैंसर हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए। ठीक है ना। किरण खेर के नाम में KIRR कर दिया, तो क्या हुआ, किरण खेर को भी कैंसर हो गया। लकीली वो सर्वाइव की, लेकिन हो तो गया कैंसर। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, इसको बिना नॉलेज के कभी नहीं करना चाहिए। ना करो, ज्यादा बेटर है ना। जैसे गंभीर बीमारी में डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि कुछ भी दवाई नहीं खाओ, तो अपने आप करो, बॉडी अपने आप ठीक करेगी। लेकिन आप ऐसा करके और बिगाड़ लोगे, है ना। ये तो सर, स्पेसिफिक नाम राम के बारे में बताइए। रामचंद्र को तो हम सभी जानते हैं, उसको आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे डिकोड करेंगे? जी, राम जी तो पूजनीय है, राम जी भगवान है। लेकिन आप बताइए राम जी का जीवन कैसा गया? राम जी भटकते रहे। हाँ, उनका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ भटकते रहे, है ना। मैं न्यूमरोलॉजी की जो फॉर्म यूज करता हूँ, वो इंडिया में बहुत कम लोग उस फॉर्म की न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, जिसमें मैं साउंड्स को यूज करता हूँ, है ना। इसको इंट्रोड्यूस मैंने किया था बहुत पहले, जिसमें नाम में साउंड्स क्या निकल के आ रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। राम का मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। भेड़ का काम क्या होता है? भटकना होता है, इंग्लिश में। ओके, तो राम जी के जीवन में क्या हुआ, पहले वो गए थे गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर सीखने के लिए, जंगल में रहे, सीखा उन्होंने, उसके बाद में वनवास चले गए। तो काफी जीवन में भटकते रहे वो हमेशा जीवन भर में, है ना। तो जितने भी लोगों के नाम में राम होता है, जैसे रमेश, विक्रम और खासकर राम नाम हो गया ना, ऐसे बच्चे भटकते बहुत है जीवन में, है ना। भगवान राम का नाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान राम के बराबर कष्ट हर कोई नहीं झेल सकता, है ना। भगवान तो भगवान है, वो तो हंसते हंसते झेल जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोगों ने राम रख लिया है उनको प्रॉब्लम होगा। उससे बढ़िया मैं आपको बोलता हूँ, अगर भगवान का नाम है, किशन नाम रख दीजिए आप। किशन इज बेटर नाम। उसमें क्या होगा कि लाइफ में अच्छा सब कुछ बढ़िया रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी मिलती रहेगी, विल पावर भी रहेगा और बहुत आगे बढ़ेगा व्यक्ति।
चलिए, अब ये मन में क्वेश्चन आ ही गया है क्योंकि आपने राम जी के बारे में ऐसी बात करी। तो जो भटके वो लगातार भटके, उन्होंने समाज की बहुत अच्छाई करी, बहुत सारी जो समाज में कुरीतियाँ चल रही थीं उसको एड्रेस किया, समाज के लिए एक नियम बनाए या नियम मर्यादाओं को सेट किया और समाज को बहुत अच्छा लेसन दिया। ये सारी चीज़ें भी तो राम नाम में ही छिपी हैं। और इसके बाद जब उन्होंने अपना राजपाट संभाला तो सालों साल, कहते हैं 11,000 साल तक उन्होंने राज्य किया। तो क्या ऐसा नहीं समझ सकते, आपकी ही भाषा में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कि राम नाम के जो व्यक्ति हैं, हो सकता है इनिशियल स्टेज उनकी बहुत स्ट्रगलिंग हो, जो उनको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स दे, पर ओवर द ईयर्स या लेटर पार्ट और द सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है, अपनी माता से करता हूँ, अपनी वाइफ से करता हूँ, और अगर वो चले जाए मेरे छोड़ के और किसी जिम्मेदारी की वजह से मुझे कहीं पर जॉब करनी हो, उस जॉब में मैं बहुत बड़े ओहदे तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा मन जो है ना वो कभी खुश नहीं रहेगा। भगवान राम ने दोबारा शादी नहीं करी कभी भी। ये बताता है कि वो सीता को कितना प्यार करते थे, है ना। सीता जी चली गई, उसके बाद ही उन्होंने अपना राजपाट पूरा संभाला। 11,000 करा या 12,000 करा वो मैटर नहीं करता, उस समय पे उनका मन कितना व्याकुल होगा। 12,000 साल में उन्होंने शादी नहीं करी। यहाँ तो लोगों की शादी टूटती है और 4 दिन बाद बोलते हैं सर हमको दूसरी शादी करनी है, उसके रेमेडिएशन बता दीजिए। तो सोचिए कि भगवान राम ने किस तरीके से वो जीवन जिया होगा बिना सीता के, है ना। उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, बच्चे होके भी वो रह सकते थे कुछ भी, लेकिन सीता जी चली गई थी तब। तो देखा जाए तो भगवान राम परेशान ही रहे, भटकते ही रहे। भले ही वो एक अच्छे राजा थे, लेकिन वो खुद अपने जीवन में परेशानियों को उन्होंने झेला और दुनिया को ये साबित किया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और आने वाले कलयुग में आप लोगों को भी ये फॉलो करना है। अफसोस है कि कलयुग में लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, आपके इस बात से ये तो इंडिकेशन जरूर मिल गया कि साउंड वाइब्रेशन के हिसाब से आप चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, पर राम जी विल रिमेन राम ओनली। हमेशा हम देखिए, हम भी राम जी के भक्त हैं, हाँ, है ना, राम जी के भक्त हैं। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि राम जी का जीवन आपको जीना मिलेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे राम जी का जीवन नहीं जीना है, क्योंकि मैं इतना नहीं झेल पाऊंगा। आप भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज ब्यूटीफुल इनसाइट्स। सो आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारे विषयों पर आपने बहुत सारी जानकारी दी, जिससे हम सबकी नॉलेज बहुत बढ़ी, और आशा करते हैं आप लगातार हमारे पॉडकास्ट में ऐसे ही आते रहेंगे, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। धन्यवाद।